हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का एडमा क्लासेस में स्वागत है। मैं कृष्ण कुमार आप लोगों को भारतीय राज्य व्यवस्था यानी इंडियन पॉलिटी पढ़ा रहा हूँ। यदि आप लोग एमपी पीएससी, एमपी पीएससी या एमपी फॉरेस्ट, साथ ही साथ यदि आप लोग अन्य किसी राज्य के सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, मुख्यतः हिंदी माध्यम से, तो यह कोर्स आपके लिए बहुत ही फायदेमंद रहने वाला है। साथ ही साथ यदि कोई भी व्यक्ति जो यूपीएससी के प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी कर रहा है, उसके लिए भी मेरा यह कोर्स फायदेमंद रहेगा। तो आप लोग इस लेक्चर्स को ज़रूर सुनिए। अभी तक हम लोगों ने जो तो अगर देखा जाए तो ये 26वां लेक्चर है। इससे पहले हमने 25 लेक्चर रिकॉर्ड कर चुके हैं, तो जिसमें हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से लेते हुए आपको संविधान का विकास क्रम, फंडामेंटल राइट्स, प्रस्तावना और साथ साथ हमारे जो नीति निषेध सिद्धांत होते हैं और संविधान में किस प्रकार संशोधन किया जाता है, यहाँ तक हम लोग चीज़ों को अच्छे से कवर किया है। अब आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो संविधान की मूल संरचना है, उसको क्या है वो समझेंगे। तो आप लोगों के लिए बता देता है कि एडमा क्लासेस जो है तो एमपीपीएससी की तैयारी करने वाले हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए रोजाना क्लासेस चलाता है, जिसमें आप लोग सुबह 8 बजे मध्य प्रदेश से संबंधित समस्त जीके, भूगोल, वहाँ का राजनीति, अर्थशास्त्र, साथ ही साथ करंट अफेयर, सभी चीज़ों को कवर करते हुए मध्य प्रदेश का जीके सुबह 8 बजे क्लास चलती है। तो आप लोग इसको जरूर करिए, ये बहुत ही फायदेमंद रहने वाला है आपके लिए। साथ ही साथ 9 बजे आपको भूगोल की क्लास करें मिलेगी, तो भूगोल की क्लास आप लोग करिए, जहाँ यहाँ के भूगोल के सर आपको मध्य प्रदेश का जो है तो भूगोल काफ़ी अच्छे से मैप्स और ट्रिक्स के माध्यम से आपको पढ़ाते हैं। तो इंडियन भूगोल और विश्व का भूगोल सभी चीज़ें तो इसमें कवर की जाएंगी, तो इसको आप लोग करिए। 10 बजे हमारी क्लास रहती है राज्य व्यवस्था की, जिसको आप लोग कर रहे हैं। इसी तरह आप करते रहिए, और कोई भी कन्फ्यूजन है, कोई भी चीज़ है, आप कमेंट करके ज़रूर पूछिए, क्योंकि आप लोगों का जब हमारा संवाद स्थापित होगा तो वो पढ़ाई एक बेहतर पढ़ाई में, अच्छी तैयारी में बदल सकती है। इसके अलावा आप लोग 3 बजे दोपहर में कर सकते हैं क्लास एप्टीट्यूड की आजकल सीसैट में भूमिका बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो यदि आप लोग सिविल सेवा की तैयारी कर रहे हैं और अगर सीसैट का एग्जाम पेपर्स नहीं क्वालिफाई करते तो मेंस में आपको नहीं बैठने दिया जाएगा। तो ये क्वालिफाइंग नेचर ही है, लेकिन आजकल इसको जो है तो लेवल भी हाई होते जा रहा है, तो इसलिए आप लोग सीसैट का जो है तो अच्छे से तैयारी करिए। आइए शुरू करते हैं आज का। आज हमें पढ़ना है संविधान की मूल संरचना यानी बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो हम लोग इस लेक्चर के माध्यम से यह समझेंगे कि हमारे संविधान की मूल संरचना का उद्भव कैसे हुआ, फिर इसका किस प्रकार विकास क्रम रहा है, किस प्रकार जजमेंट आए हैं सुप्रीम कोर्ट्स के, और साथ ही साथ क्या इस समय हमारे संविधान में कौन कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो मूल संरचना के अंतर्गत रखी गई हैं, उन सभी चीज़ों को हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। तो हम लोग जैसे कि जानते हैं कि आर्टिकल 368 के संसद को जो है तो संविधान में संशोधन करने की शक्ति मिली हुई है। तो अब ये संविधान में जो शक्ति मिली है संविधान के द्वारा संसद को, ये संसद कितना इसमें संशोधन कर सकती है, इस चीज़ को लेकर हमेशा मामला चलता रहता है सुप्रीम कोर्ट और पार्लियामेंट के बीच में। तो सबसे पहले ऐसा मामला जो उठा था वो शंकरी प्रसाद का मामला था, जिसमें जो तो पहले संविधान संशोधन अधिनियम 1951 की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी गई थी। इसमें कहा गया था कि संपत्ति के अधिकार में कटौती कर दी जा रही है पहले संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के द्वारा। तो इसी को चुनौती दी गई थी। यह मौलिक अधिकार है, उसमें संपत्ति के अधिकार को, जैसा कि आप लोग मालूम है कि इसमें कहा गया था कि एक व्यक्ति निश्चित मात्रा में ही भूमि अधिग्रहण कर सकता है, निश्चित मात्रा में ही भूमि रख सकता है, यानी लैंड सीलिंग का जो कॉन्सेप्ट आया था वो यहीं से आया था। ठीक, तो एक निश्चित मात्रा में ही हर व्यक्ति को जमीन रखने का ये अधिकार दिया गया था, संपत्ति रखने का अधिकार दिया गया था। तो इसमें जब सुप्रीम कोर्ट में मामला गया तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाँ, संसद के पास शक्ति है, संसद चाहे तो कोई भी संशोधन कर सकती है, चाहे वो हमारे फंडामेंटल राइट्स को ही, मौलिक अधिकार को ही कोई भी वापस कर सकती है, और या कोई भी नया यानी मौलिक अधिकारों में भी परिवर्तन कर सकती है। शंकर प्रसाद मामले में ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा। इसके बाद दूसरा मामला आता है गोलकनाथ का मामला 1967 में। इसमें जो है तो संविधान के 17वें संविधान संशोधन नियम 1964 को चुनौती दी गई थी। इसमें क्या किया जाता है तो संविधान की जिसमें 9वीं अनुसूची में राज्य द्वारा की जाने वाली कुछ कार्यवाहियों में जोड़ दिया गया था। तो बहुत सी चीज़ें 9वीं अनुसूची आपको मालूम है जोड़ा गया था संविधान में। ठीक, तो 9वीं अनुसूची पहले संविधान के द्वारा ही जोड़ा गया था। इसमें अगर कोई भी सब्जेक्ट जोड़ दिया जाता है तो उसको जुडिशियल रिव्यू, जो न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति है सर्वोच्च न्यायालय की, उससे इस सब्जेक्ट को
बचा दिया जाए, यानी 9वीं अनुसूची में जो भी कानून डाल दिए जाएंगे तो वो न्यायिक पुनरावलोकन के में नहीं आएगा। हालांकि बाद में ये चीज़ बदल गई है, लेकिन उस समय जो हो तो ये मामला था कि अगर 9वीं अनुसूची में कोई भी चीज़ है तो उसमें कोई भी परिवर्तन मतलब उसको अवैध नहीं घोषित किया जाएगा, नल और वाइड नहीं घोषित किया जाएगा इस आधार पर कि वो फंडामेंटल का राइट्स का हमारे वायलेट करता है, यानी किसी भी प्रकार का वायलेशन में उसको नल और वाइड नहीं किया जा सकता। ये 9वीं अनुसूची में गोलकनाथ मामले में डाला गया था। लेकिन बाद में जो सर्वोच्च न्यायालय में फैसला दिया वो कहा कि संविधान इस प्रकार का कोई भी परिवर्तन नहीं कर सकती जो हमारे किसी भी मौलिक अधिकारों को छीनती या ख़त्म करती है। ठीक, तो ये गोलकनाथ मामले में कहा गया है। इसके बाद आता है हमारा संविधान जो हो तो संसद क्या करती है, 24वां संविधान संशोधन नियम 1971 लाती है, जिसमें संसद जो हो तो अनुच्छेद 13 और अनुच्छेद 368 में संशोधन कर देती है और उसके द्वारा जो हो तो उसके पास ये शक्ति आ जाती है कि वह मौलिक अधिकारों को सीमित कर सकती है या मौलिक अधिकारों को ख़त्म भी कर सकती है, वो वापस भी कर सकती है, दोनों शक्ति संसद के पास है। ये संविधान संशोधन 24वें संविधान संशोधन के द्वारा संसद ने ये व्यवस्था की। इसके बाद यह मामला जाता है केशवानंद भारती मामले में, 1973 में इसकी सुनवाई होती है, जिसमें 24वें संविधान संशोधन जो संसद ने किया था उसकी वैधता को बहाल कर दिया रखा जाता है। इस मामले में कहा जाता है हाँ जो 24वां संविधान संशोधन अनुच्छेद 13 और अनुच्छेद 68 में जो संशोधन किए गए हैं वो वैलिड है और उसके तहत कोई भी यदि संसद कोई भी संविधान में संशोधन करती है तो मान्य होगा, चाहे वो मौलिक अधिकारों को सीमित भी कर सकती है यदि संसद चाहे तो। लेकिन इसी मामले में एक नए सिद्धांत का जन्म होता है जिसके बारे में आज हम लोग पढ़ रहे हैं, संविधान की मूल संरचना यानी बेसिक स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट। तो केशवानंद भारती मामले में पहली बार कहा गया कि जो हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर है, मूल संरचना है, उसमें किसी भी प्रकार का छेड़खानी नहीं की जा सकती, उसमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होना चाहिए, यानी बेसिक संविधान का जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसको बनाए रखा जाना चाहिए। इसके अलावा संसद को हर प्रकार की शक्ति है, किसी प्रकार का कोई भी संशोधन कर सकती है बशर्ते कि बेसिक स्ट्रक्चर यानी हमारे मूल संरचना में कोई भी प्रकार का परिवर्तन ना हो। तीसरा यही था हमारा जो तो मूल संरचना का कॉन्सेप्ट यहाँ से हमारा जन्म लेता है। इसके बाद यह मामला चला जाता है इंदिरा नेहरू गांधी मामला 1975 में, जिसमें 39वां संविधान संशोधन 1975 के प्रावधान को रद्द कर दिया जाता है। 39वें संविधान संशोधन में क्या किया जाता है कि इसमें प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, साथ ही साथ राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, इनसे संबंधित जो चुनावी विवाद है, चुनावी मामला इलेक्टोरल कॉलेज है, उसको चुनावी इलेक्शन से संबंधित जो विवाद होगा, डिस्प्यूट होगा, उसको सभी न्यायालयों के न्याय क्षेत्राधिकार से बाहर कर दिया जाता है 39वें संविधान संशोधन नियम 1975 के द्वारा। तो इसमें जो है तो न्यायालय ने कहा कि यह प्रावधान संविधान की संशोधनकारी शक्ति से बाहर है क्योंकि यह संविधान के मूलभूत ढांचे पर क्या करता है, चोट डालता है। तो इस जो तो संविधान संशोधन नियम के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय में फैसला दिया। इसके बाद जो तो हमारी संसद क्या करती है, इस फैसले के खिलाफ 1976 में एक 42वां संविधान संशोधन नियम 1976 लाती है और इस अधिनियम ने अनुच्छेद 368 को संशोधित कर यह घोषित किया कि संसद की विधायी शक्तियों की कोई सीमा नहीं है, यानी संसद जितना चाहे उतना कोई भी संविधान में संशोधन कर सकती है और किसी भी संविधान संशोधन को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती किसी आधार पर, चाहे वह मौलिक अधिकारों का उल्लंघन ही क्यों ना हो। तो संसद ने इस प्रकार की जो तो संविधान में संशोधन कर दिया कि चाहे किसी भी प्रकार का चाहे वो मौलिक अधिकारों का ही उल्लंघन हो, ये संसद के पास असीमित शक्ति है, संविधान में संशोधन करने की असीमित शक्ति है। ये 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा संविधान में जोड़ा गया। इसके बाद मामला आता है मिनर्वा मिल्स का मामला, जिसमें उन्होंने 3 चीज़ों को बताया है। उन्होंने कहा कि न्यायिक पुनरावलोकन की जो शक्ति है वो संविधान की मूल विशेषता है, इसलिए यह जो संविधान संशोधन है वो वैलिड नहीं है। तो संविधान की मूल विशेषता है यानी न्यायिक पुनरावलोकन हमेशा किया जा सकता है। साथ ही साथ यदि कोई भी चीज़ हमारे बेसिक स्ट्रक्चर यानी जो मूल विशेषता है, यदि कोई भी चीज़ हमारे मूल विशेषता के खिलाफ है तो उसका न्यायिक पुनरावलोकन किया जा सकता है, ये मिनर्वा मिल मामले में कहा गया। इसके साथ ही साथ यह भी कहा गया मिनर्वा मिल मामले में 1980 में कि संसद की जो संशोधनकारी शक्ति है वो सीमित है, यानी निश्चित मात्रा में, वो बहुत ही ज़्यादा नहीं है
कि कोई भी परिमित मात्रा में नहीं है, एक निश्चित मात्रा में वो चरम या निरंकुश नहीं हो सकती संसद जो संशोधनकारी शक्तियां हैं। साथ ही साथ इसमें भाग 3 और भाग 4 में संतुलन बनाए रखने की बात कही गई। तो न्याय मिनर्वा मिल्स मामले में 3 चीज़ों पर फोकस किया गया। कहा गया कि न्यायिक पुनरावलोकन संविधान संशोधन की क्या है, एक मूल विशेषता है। साथ ही साथ संसद की जो संशोधनकारी शक्ति है वह सीमित है। ऐसा नहीं है कि संसद जो चाहे वो परिवर्तन कर सकती है, उसके पास असीमित शक्तियां हैं, ऐसा भी नहीं है। साथ ही साथ उन्होंने भाग 3 और भाग 4 में संतुलन बनाए रखने की बात की थी। ये तीनों चीज़ें आप लोग याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है। आप लोग यह भी याद रखिए कि किस मामले में क्या कहा जा रहा है, और आप लोग हो सके तो इसका नोट्स बना लीजिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है और जल्दी आसानी से सभी के समझ में नहीं आता, तो इसलिए आप लोग इसको जरूर। इसके बाद आता है वामन राव मामला 1981 में। होता क्या है कि 1981 तक जो हमारे मूल संरचना का कॉन्सेप्ट आ जाता है, इस आधार पर जितने अब तक संविधान में संशोधन किए जा चुके थे उन सबको चैलेंज किया जाने लगता है साथ साथ। तो इसमें इस वामन राव मामले में जो तो सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट किया कि 24 अप्रैल 1973, क्योंकि इस दिन केशवानंद भारती मामला आया था, उसी दिन मूल जो हमारे मूल संरचना यानी बेसिक स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट है वो हुआ। तो उसके बाद यदि कोई संविधान में संशोधन किया जाएगा तो ही यह मूल संरचना का कॉन्सेप्ट उस पर लागू होगा। उसके पहले यदि 24 अप्रैल 1973 के पहले यदि संविधान में किसी भी प्रकार का संशोधन किया गया है, यानी रेट्रोस्पेक्टिव कानून नहीं लागू होगा, बल्कि प्रोस्पेक्टिव जो हो तो कानूनों पर लागू होगा। यानी इस तारीख के पहले के जितने भी संविधान संशोधन है उस पर मूल संरचना का कॉन्सेप्ट, बेसिक स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट अप्लाइड नहीं होगा। तो ये कहा गया वामन राव मामले में। तो याद रखिए कि यह भी एक इम्पोर्टेंट फैसला है। अब हम लोग थोड़ा समझ लेते हैं कि हमारा जो मूल संरचना है वो कौन कौन से ऐसे मूल संरचना है जो हमारे संविधान में दिए गए हैं, क्योंकि अक्सर एग्जाम में ये चीज़ पूछ लिया जाता है। 4 ऑप्शन दे दिया जाएगा और पूछ लिया जाएगा इसमें से कौन सी मूल संरचना नहीं है या कौन सा मूल संरचना है। तो ये जितने भी यहाँ पर हमने लिखे हैं एक एक चीज़ को आप लोग ध्यान से समझिएगा और कोशिश करिएगा आप याद कर लें चीज़ों को, ठीक। तो पहला क्या था, संविधान की सर्वोच्चता, ये मूल संरचना है। ये मूल संरचना यानी मूल चीज़ है, संविधान का एक बेसिक स्ट्रक्चर है कि संविधान हमेशा सर्वोच्च रहेगा और संविधान से सर्वोच्च कोई नहीं है। तो भारत में आप लोग ये चीज़ सब नोट कर लीजिए कि संविधान सबसे सर्वोच्च है। फिर भारतीय राजनीति की सार्वभौम, लोकतांत्रिक और गणराज्यात्मक प्रकृति। तो जो सार्वभौम है, सब शक्तिशाली है, लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, यहाँ की प्रणाली है, और गणराज्यात्मक प्रकृति है। ये तीनों भी रिपब्लिकन, डेमोक्रेसी और सार्वभौम, ये तीनों भी क्या है, हमारे मूल संरचना है। साथ ही साथ संविधान का जो धर्मनिरपेक्ष चरित्र है, यानी सेकुलरिज्म, धर्मनिरपेक्ष, यानी भारत जो है तो सभी धर्मों को समान मानता है, सभी धर्म भारत के लिए इक्वल है। 2 प्रकार के धर्मनिरपेक्ष हमने पढ़ाया था पिछले, जैसे मौलिक अधिकारों में भी पढ़ाया था, तो प्रस्तावना में भी हमने बताया था कि धर्मनिरपेक्ष 2 तरह का है, होता है। एक होता है वेस्टर्न और एक होता है इंडियन। तो वेस्टर्न में वो किसी भी धर्म को नहीं मानता देते, लेकिन हमारा जो संविधान है वो सभी धर्मों को बराबरी का हक देता है, सभी धर्मों को बराबर का अधिकार है। तो ये भारतीय धर्मनिरपेक्ष था। तो धर्मनिरपेक्ष भी हमारे संविधान की क्या है, एक मूल संरचना है, ठीक। इसके साथ विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच जो शक्तियों का विभाजन है, यानी शक्ति का विभाजन भी हमारे जो तो संविधान की एक मूल संरचना का सिद्धांत है, ठीक। तो याद रखिएगा शक्तियों का विभाजन कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका के बीच। साथ ही साथ जो संविधान का संघीय स्वरूप है ये भी हमारा मूल संरचना है। राष्ट्र की एकता और अखंडता, ये भी हमारे संविधान की मूल संरचना है, यानी ऐसा कोई भी संशोधन नहीं किया जा सकता संविधान में जो राष्ट्र की एकता और अखंडता को खत्म करता हो। तो ये राष्ट्र की एकता, कल्याणकारी राज्य रहेगा हमेशा, सामाजिक आर्थिक लोगों के कोई भी कानून बनेगा, कोई भी लॉ बनता है, संविधान में कोई भी संशोधन होता है तो वो कल्याणकारी राज्य के रूप में होना चाहिए, ना कि डिक्टेटरशिप के रूप में। न्यायिक समीक्षा, जैसे कि आप लोग बताया ही, मिनर्वा मिल्स मामले में दिया गया था कॉन्सेप्ट कि न्यायिक समीक्षा में संविधान की क्या है, मूल ये जितने भी बेसिक स्ट्रक्चर हम पढ़ रहे हैं ये किसी न किसी सर्वोच्च न्यायालय, किसी न किसी मामले के तहत सर्वोच्च न्यायालय ने समय समय पर बताया है, तो सभी को एक साथ कंपाइल कर दिया गया है, ठीक। तो ये ऐसा नहीं कि एक साथ एक ही बार में, समय समय पर संविधान सर्वोच्च न्यायालय इसको आइडेंटिफाई करती रहती है कि कौन कौन से
जो तो मूल संरचना की चीज़ें अंतर्गत आती हैं। इसी प्रकार व्यक्तिगत स्वतंत्रता और गरिमा है, ये मूल संरचना है। संसदीय शासन प्रणाली हमारे जो कंट्री की है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, वो हमेशा जो हो तो मूल संरचना रहेगा। कानून का शासन जो हो तो रूल ऑफ लॉ, कानून का शासन, यह भी हमारा जो हो तो एक बेसिक स्ट्रक्चर है, मूल संरचना है। साथ ही साथ मौलिक अधिकार और नीति निषेध सिद्धांतों के बीच सौहार्द और संतुलन, ये भी हमने बताया भाग 3 और भाग 4 में मिनर्वा मिल्स मामले में दिया गया था, तो ये भी। साथ साथ समत्व का सिद्धांत है, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव है, ये सभी चीज़ें क्या है, मूल हमारे संविधान के मूल संरचना के अंतर्गत आते हैं, बेसिक स्ट्रक्चर को निर्माण करते हैं। इसके अलावा बेसिक स्ट्रक्चर में और कौन सी चीज़ें हैं, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायपालिका हमेशा इंडिपेंडेंट न्यायपालिका रहेगी, स्वतंत्र न्यायपालिका की बात की जाती है भारत में, ये भी हमारे मूल संरचना के अंतर्गत आता है। संविधान संशोधन की संसद की जो शक्ति क्या है, सीमित है, सीमित शक्ति, ये भी हमारे संविधान की मूल संरचना में घोषित कर दिया गया है। अपरिमित शक्ति नहीं है, असीमित शक्तियाँ नहीं है संसद को, जबकि अगर किस संसद के पास असीमित शक्तियां हैं अगर पूछा गया कभी एग्जाम में, तो इंग्लैंड का संसद के बारे में कहा जाता है कि उसके पास असीमित शक्ति है, वो केवल पुरुष को महिला और महिला को पुरुष बनाने को अलावा वो कोई भी प्रकार, किसी भी प्रकार का संशोधन कर सकती है। इसी प्रकार न्याय तक प्रभावकारी पहुंच लोगों की हो, यह भी हमारे संविधान की मूल संरचना है। साथ साथ मौलिक अधिकारों के आधारभूत सिद्धांत या सार तत्व जो हैं, वो भी हमारे संविधान की मूल संरचना है। अनुच्छेद 32, जैसा कि आप लोग जानते हैं, ये रिट जारी किया जाता है सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा हमारे मौलिक अधिकारों के संरक्षण के लिए। 136 आर्टिकल, 141 ये सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित है। ठीक, सॉरी यहाँ पर कुछ ये गलत लिख गया है, ये 142 होगा, 6 गलत है, ठीक ना। तो आर्टिकल 142 ये जो सर्वोच्च न्यायालय के अंतर्गत शक्तियाँ मिली हैं सर्वोच्च न्यायालय को, वो सभी चीज़ें आती हैं। इसी प्रकार अनुच्छेद 226 और 227 जो है हमारा, जो उच्च न्यायालय को शक्ति देता है कार्य करने की, रिट जारी करने की, मौलिक अधिकारों के संरक्षण से संबंधित, तो ये चीज़ें जो है तो हमारे संविधान के अनुच्छेद, मतलब ये सभी चीज़ें अभी तक हमने जितना देखा है, ये मूल संरचना के अंतर्गत आता है, हमारे बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर के अंतर्गत आता है। तो आप लोग इन सभी चीज़ों को जरूर याद कर लीजिए, साथ ही साथ इसका आप लोग नोट्स भी बना लीजिए। ठीक, आइए देखते हैं। तो हमारा यह आज जो हमने पढ़ा बेसिक स्ट्रक्चर, मूल संरचना, यहाँ पर समाप्त होता है। याद आपको अब हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसको लाइक कर दीजिए, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को दबा दीजिए। साथ ही साथ यदि आप लोग हमारे एडमा ग्रुप के सोशल मीडिया से जुड़ना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप से आप लोग जरूर जुड़ जाइए, क्योंकि वहाँ पर डेली क्विजेस होते हैं, क्विज होता है, डेली क्विज होगा। ठीक, तो आप लोग क्विज सॉल्व करिए। वहाँ साथ ही इस लेक्चर की PDF जो होती है, PDF ये भी वहाँ पर प्रोवाइड करा दी जाती है, तो उसको भी आप लोग डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं। ये क्विजेस प्रारंभिक परीक्षा में आपको पास करने में बहुत ही मददगार साबित होंगे। ठीक, तो इसके अलावा आप लोग के लिए एक जानकारी बता देते हैं कि एडमा का जो होता है ऐप भी आ गया है, तो जो आप प्ले स्टोर में, गूगल प्ले स्टोर पे जाइए, वहाँ पर से आप लोग एडमा सर्च करेंगे, एडमा का ऐप, तो आपको मिल जाएगा। वहाँ पर आप लोग एडमा के ऐप में टेस्ट सीरीज दे सकते हैं, कुछ टेस्ट सीरीज फ्री में हैं, तो आप लोग अभ्यास कर सकते हैं कैसा है टेस्ट। यदि आपको अच्छा लगता है तो आप लोग कुछ पैड टेस्ट भी है, उसको आप लोग खरीद करके अपनी तैयारी को एक बेहतर तैयारी में कर सकते हैं। साथ ही साथ वहाँ पर कुछ पैड कोर्सेस भी लॉन्च किए गए हैं, तो वो भी आप लोग देखिए, यदि आपके फ़ायदेमंद हैं आपके लिए तो आप लोग उसको ज़रूर ज्वाइन करिए। तो धन्यवाद एक बार पुनः, थैंक यू वीडियो देखने के लिए।